हेलो बच्चों, मैं आपको थर्ड चैप्टर पढ़ा रही थी, धातु एवं अधातु। फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मैं आपको विज्ञान विषय में पढ़ा रही थी कक्षा 10 का। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो मैंने आप लोगों को धातुओं के भौतिक गुणों को बता दिया था, अधातुओं के भौतिक गुणों को बता दिया था। ठीक है, और धातुओं के रासायनिक गुणों को भी मैंने आपको कल समझाया था। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो, सक्रियता श्रेणी की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ये देखिए। सक्रियता श्रेणी, ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है ये देखिए। देखो, मैंने आपको बताया भी है कि कोई भी हमारी तत्व है, कोई भी, कुछ तत्व हमारे अधिक क्रियाशील होते हैं, कुछ हमारे कम क्रियाशील होते हैं, यानी कि उनके अंदर पावर क्रिया करने की, ठीक है, कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सक्रियता श्रेणी। तो जो सक्रियता श्रेणी होती है, ये वह श्रेणी होती है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को, किसको, धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अवरोही क्रम क्या होता है, देखिए, किसकी, धातुओं की क्रियाशीलता को, ये क्या होती है, जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को हम, क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में लिखते हैं। देखो बेटा, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अब अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आरोही मतलब, देखिए वर्ड से ही लग रहा है, आरोही मतलब कि बढ़ना, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि लास्ट में सबसे बड़ा। और अवरोही क्या होता है, अवरोही मतलब कि घटना। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटना। घटने में क्या होता है कि सबसे बड़ा यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील, उसके बाद कम क्रियाशील, उसके बाद सबसे कम क्रियाशील, इस तरह से घटता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि हम अधिक से नीचे यानी कि कम की ओर आएंगे, तो वो हमारा क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या हो गया, सक्रियता श्रेणी क्या होती है कि वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग, ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो वह हमारी क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब देख लेते हैं हम लोग कि हमारे कुछ जो है तत्व हैं, ठीक है, कुछ धातुएं हैं, ठीक है, वो कौन सी हमारी अधिक क्रियाशील हैं, कौन सी हमारी कम क्रियाशील है, कौन हमारी मध्यम क्रियाशील है, वो हम लोग एक एक करके अब यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए, ठीक है, अभी बताती हूँ मैं आपको। देखिए, ये हमारी क्या थी, सक्रियता श्रेणी। इसको हटा ही देते हैं, नहीं तो ये आ नहीं पाएगा। देखो, हम लोग यहाँ पे ये देखिए, सक्रियता श्रेणी की एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। जैसे मान लो हमारा के, क्या है हमारा ये के, पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम। Na, सोडियम। ठीक है, फिर आता है हमारा Ca, Ca क्या होता है, कैल्शियम। ठीक, फिर आता है हमारा Mg यानी कि मैग्नीशियम। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है Al, एल्यूमिनियम। फिर हमारा क्या आता है, जिंक। जिंक को क्या बोलते हैं, तांबा, जानते हैं ना, जिंक। फिर हमारा आता है Fe, Fe क्या होता है, आयरन, आयरन मतलब लोहा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा Pb, लेड, शीशा। फिर Pb के बाद क्या आता है, हाइड्रोजन। फिर आता है हमारा कॉपर। फिर हमारा आता है Hg यानी कि मरकरी। मरकरी क्या होता है, पारा। फिर हमारा Ag, Ag क्या होता है, सिल्वर। और लास्ट में हमारा आता है Au यानी कि गोल्ड। गोल्ड जानते हैं ना, सोना,
सिल्वर क्या होती है? चांदी। ठीक है, तो ये हमारे जो है इतने क्या है, देखिए ये हमारे इतने क्या है, देखिए तत्व हैं। ठीक है, तो ये क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग कैसे, देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा ये हो गया, क्या हो गया, ये अवरोही क्रम हो गया। तो ऊपर वाला जो है सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशीलता है सबसे ऊपर वाले की अधिक है, सबसे लास्ट में सबसे कम, सबसे कम अभिक्रियाशीलता। ठीक है, और ये हमारा क्रम कौन सा हो गया, देखिए ये अवरोही क्रम है, यानी कि जो हमारा ये क्या है, घटती हुई अभिक्रियाशीलता है। क्या है? घटती हुई अभिक्रियाशीलता। ये देखिए हमारी घटती अभिक्रियाशीलता। ये तो हमारी क्या हो गई है, टेबल हो गई। ठीक है, ठीक है, ये हमारी देखिए टेबल हो गई। अब देखिए ये हमारी टेबल है, तो ये देखिए सबसे पहले क्या है, पोटेशियम, ये देखिए, फिर Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक यानी कि तांबा होता है, Fe आयरन यानी कि लोहा, Pb लेड यानी कि सीसा, H क्या है हमारा, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मरकरी यानी कि पारा। ठीक है, अब देखिए फिर आता है Ag क्या है, सिल्वर यानी कि चांदी, Au यानी कि गोल्ड, ठीक, यानी कि हमारा सोना। ये तो हमारे हो गए, ये तत्व हो गए। ठीक है, अब ये देखिए कि हमने लिखा है कि ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील, जो सबसे ऊपर है उस वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, यानी कि वो क्रियाशील होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो चूंकि ये क्या है, अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम है। ठीक, तो जो सबसे ऊपर है उनका क्या है, जैसे हमारा सबसे ऊपर क्या है, हमारा पोटेशियम है, इसकी जो है सबसे अधिक क्रियाशील ये होगा। फिर इससे कम क्रियाशील सोडियम होगा, सोडियम से कम क्रियाशील हमारा कैल्शियम होगा, कैल्शियम से कम क्रियाशील मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम क्रियाशील एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम हमारा जिंक क्रियाशील होगा, जिंक से कम हमारा आयरन क्रियाशील होगा, आयरन से कम क्रियाशील हमारा लेड होगा, लेड से कम क्रियाशील हमारा हाइड्रोजन होगा, और Cu हमारा हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होगा। ठीक है, फिर हमारा मरकरी कॉपर से कम क्रियाशील होगा, और लास्ट में हमारा सिल्वर और गोल्ड वो बिल्कुल जो है सबसे कम अभिक्रियाशील होंगे, यानी कि वो उनकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी। सबसे कम इन दोनों में से किसकी होगी, गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड हमारा सबसे नीचे आ गया। ठीक है, अब ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अधिक क्रियाशील हमारा तत्व होता है, धातु होती है, वो कम क्रियाशील को तत्व को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, यानी कि वो अलग कर देती है, और फिर उसकी जगह पे वो खुद को रख लेती है, यानी कि उसकी जगह खुद अपने आप को ले लेती है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो हम कोई सा भी तत्व ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने एल्यूमिनियम लिया, क्या लिया, एल्यूमिनियम लिया। एल्यूमिनियम जो होता है हमारा वो किसको विस्थापित करेगा, जिंक को, क्योंकि जिंक जो है ये कम क्रियाशील है और एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील है। क्यों, क्योंकि जिंक से ऊपर क्या है हमारा, एल्यूमिनियम है। अब अगर हम लोग मान के चले कि जैसे एल्यूमिनियम है वो उसको कौन विस्थापित करेगा, Mg करेगा, यानी कि मैग्नीशियम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर हमारा क्या है, Mg है। ठीक है, तो Mg यानी कि मैग्नीशियम हमारा अधिक क्रियाशील है, Al यानी कि एल्यूमिनियम हमारा कम क्रियाशील है। तो एल्यूमिनियम जो है वो जिंक को विस्थापित करेगा, और इधर Mg है वो हमारा Al यानी कि एल्यूमिनियम को विस्थापित कर देगा। क्यों, ठीक। अब देखिए ऊपर पे भी हम देख लेते हैं, देखिए मान लो हम इधर नीचे देखते हैं, जैसे लेड है हमारा, लेड जो है वो हमारा हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन लेड से कम क्रियाशील है, और लेड को कौन विस्थापित करेगा, Fe यानी कि आयरन। क्यों, क्योंकि वो इसके ऊपर है, यानी कि इससे क्रियाशीलता उसकी अधिक है। ऐसे ऊपर देख लेते हैं, देखिए मान लीजिए कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम देख लेते हैं, देखिए कैल्शियम है ना हमारा, कैल्शियम जो है ये मैग्नीशियम के ऊपर है, तो कैल्शियम हमारा जो है वो मैग्नीशियम को यानी कि Mg को विस्थापित कर देगा। ठीक है, और जो हमारा Ca है यानी कि कैल्शियम है, इसको कौन विस्थापित करेगा, सोडियम। क्यों, क्योंकि ये सोडियम जो है हमारा वो कैल्शियम के ऊपर है, यानी कि सोडियम हमारा अधिक क्रियाशील है और कैल्शियम हमारा कम क्रियाशील है। ठीक है, इस टेबल को आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि
जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है। इस तरह से अगर आप लिखेंगे और फिर सीधे तीर नीचे के लिए लगा देंगे, यानी कि ये अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि हमारा जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक क्रियाशील है और सबसे जो नीचे है वो हमारा सबसे कम अभिक्रियाशील है, यानी कि क्रियाशील है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। जैसे कि धातुएं हमने पढ़ी, आप पहले की भी वीडियो में पढ़ी थी और अधातुएं पढ़ी थी। ठीक है, अभिक्रिया भी मैंने कराई थी धातुओं की, जैसे कि हमने कराई थी वायु यानी कि ऑक्सीजन के साथ कराई थी, जल के साथ कराई थी, अम्लों के साथ कराई थी, लवण विलयन के साथ कराई थी। ये मैंने आपको पहले की वीडियो में समझा दिया था। अब हमने ये आपको देखो उसी हिसाब से ये आपको अब इसकी सक्रियता श्रेणी को भी मैंने समझा दिया है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद टॉपिक आता है हमारा जो धातुएं होती हैं वो अधातुओं के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। देखिए, ये देखिए आगे हम बताते हैं आपको कि धातुओं की अधातुओं के साथ में अभिक्रिया। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये देखिए अब सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि तत्वों की जो हमारी अभिक्रियाशीलता है, तत्वों की जो मैंने अभी तत्व लिखे थे जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सब हमारे क्या है, तत्व ही तो हैं। जो तत्व होते हैं इनकी क्रियाशीलता जो होती है वो संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारी तत्व हैं, तत्व हमने अभी आपको बताया, इनकी जो है क्या है अभिक्रियाशीलता यानी कि क्रियाशीलता। क्रियाशीलता भी मैंने आपको बताया कि उनको क्रिया करने की उनकी पावर, कैपेबिलिटी, ये ठीक है, कैपेसिटी, ये क्या होती है हमारी क्रियाशीलता होती है। कौन सा तत्व हमारा ज्यादा क्रियाशील है यानी कि जल्दी अभिक्रिया करता है, कौन सा हमारा कम है यानी कि कौन सी देर से अभिक्रिया करता है, ये हमारी क्रियाशीलता हो गई। तो जो क्रियाशीलता है वो संयोजकता कोष को पूर्ण करने के लिए, किसके लिए, संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ ये देखिए, जैसे कि हमारी धातु है सोडियम है, क्या है सोडियम। आप जानते हैं सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है ना। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में कई टेबल भी पूरी बनवाई थी ना, तो सभी का मैंने आपको उसमें बताया था। तो जैसे सोडियम का हमारा परमाणु द्रव्यमान हमारा क्या होता है, 11 होता है यानी 11। ठीक है, अब जैसे शब्द कोश हमने कहा, ठीक है, संयोजकता कोष, जो कोष होते हैं इसमें हमारे देखिए कौन कौन से कोष होते हैं, देखिए जैसे हमारा KLMN, ये हमारे क्या होते हैं, कोष होते हैं। इसी तरह से आगे भी हमारे होते हैं जैसे OP वगैरह। ठीक है, तो कोष होते हैं, जैसे कि जो हमारा सबसे पहला कोष है K है, उसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम मतलब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 2 सिर्फ रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, 2 से ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। नेक्स्ट हमारा कोष L है, L में हमारे 8 रह सकते हैं, केवल 8 से ऊपर हम नहीं रख सकते हैं इसको। ठीक है, वो कोष हमारा भर जाता है। ठीक है, फिर हमारा जो M होता है उसमें भी हमारे 8 होते हैं। तो इस प्रकार से कोषों को भरा जाता है। अब जैसे सोडियम है हमारा, ठीक है, सोडियम को अगर हम कोषों के हिसाब से भरेंगे तो मान लो हमारा K में कितना आएगा, सबसे अधिकतम कितने आएंगे, 2 आएंगे ना। अब जैसे 11 में से हमने 2 निकाल दिए, 11 में से 2 निकाल दिए, कितने बचे, 9। ठीक है, तो 9 तो हम इसमें भरेंगे नहीं, 9 नहीं भर सकते, सिर्फ 8 भर सकते हैं, तो हमने 8 भर दिए। ठीक है, फिर भी हमारा 1 रह रहा है, 8 2 10 हो गए, फिर भी 11 में से 10 घटाए, कितने बचा, 1। अब आगे वाले में हम 1 कर देते हैं। तो इस प्रकार से कोषों को भरा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा पॉइंट क्या आता है कि धातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जो त्यागते हैं उनको क्या बोलते हैं, देखो त्याग करके जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। समझ में आया, नहीं आया ना, देखिए फिर से मैं बताती हूँ कि धातु
संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। जैसे ये देखिए, अब इसके पास कितने हैं, एक, लास्ट में कितना है, एक है। ये जो है अपना एक किसी और को दान कर देगा, यानी कि दे देगा, तो हमारे ये पूर्ण कोष बन जाएंगे। जैसे कि हमने अभी इससे पहले वाले में पॉइंट में इसमें बताया था कि पूर्ण करने की प्रवृत्ति को समझ सकते हैं। पूर्ण करना यानी कि पूरे पूरे उनमें कोषों में उनकी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको संख्या को अगर हम इसको किसी और को दे देंगे तो हमारे पूर्ण हो जाएंगे 2 8, क्योंकि इसमें भी 2 होने चाहिए, इसमें भी 8 होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, यानी कि वो दे रहा है तो इसको क्या बोल रहे हैं, धनायन बनाते हैं। धनायन जैसे कि सोडियम है, सोडियम के ऊपर प्लस क्यों होता है, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है, इसीलिए उस पर धनायन आ गया, ठीक है। और अगर जो ले लेता है, देखिए यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा अधातु, धातु क्या देते हैं, दे देते हैं। अधातुएं जो होती हैं वो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ऋणायन मतलब कि जैसे कि हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन है ना, इस पे ऋणात्मक निशान होता है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है, ये देता है, इसलिए धनायन कहते नहीं कि जो देता है वो धनी होता है, जो देता है वो ऋणी होता है। तो इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो होता है, जो देखिए सोडियम है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो धनायन हो गया, ठीक है, यानी कि धनी हो गया। और क्लोरीन ने लिया यानी कि वो ऋणी हो गया, यानी कि ऋणायन इस पे निशान आता है। तो देखिए आपने देखा होगा सोडियम पे हमेशा +1 का निशान आता है और हमारा जो क्लोरीन होती है उस पे माइनस का आता है, ठीक है, यानी कि ये हमारा ऋणायन है। नेक्स्ट हमारा इसमें ही आता है पॉइंट कि ऐसे यौगिक, जैसे सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने लिया, ठीक है। अब जैसे ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं, किससे बनते हैं, आदान प्रदान से बनते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक, किसको आयनिक यौगिक कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड, क्या है ये, सोडियम क्लोराइड। देखिए आयनिक यौगिक कौन से होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं। जो यौगिक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। देखिए इसका उदाहरण है हमारा NaCl है। अब देखिए किस प्रकार से NaCl इसका उदाहरण है, जैसे कि Na पे क्या आता है, देखिए Na पे क्या आता है, प्लस का निशान, और क्लोरीन पे माइनस का, यानी कि क्लियर हो रहा है कि जो हमारा सोडियम होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये क्या है, धनायन है, ठीक है, क्या है, ये धनायन बना रहा है, और ये हमारा क्या बना रहा है, ऋणायन बना रहा है, ठीक। ये देखिए दोनों ही है, इसमें जो दे रहा है वो भी है और जो ले रहा है वो भी है। सोडियम क्या है, दे रहा है, क्लोरीन ले रहा है, तो इसी से तो बना है Na और क्लोरीन से, सोडियम और क्लोरीन से बना है, क्या बना है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या है, लेने वाला भी है और देने वाला भी है, तो ये हमारा कौन सा यौगिक हो गया, आयनिक यौगिक हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे धातुओं के साथ में अधातुओं की अभिक्रिया। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। हम लोग अगली वीडियो में आपको आगे का टॉपिक समझाएंगे, ठीक है। इसी को आप बहुत ही अच्छी तरह से देखिए वीडियो को और उसको समझिए।